बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, किसी भी सोसाइटी का सबसे इंटेग्रल पार्ट हेल्थ सेक्टर होता है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज बहुत काबिल एहतराम है और उनको फैसिलिटेट करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी को थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाइए। एक डॉक्टर बनते कैसे हैं, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कितने एग्जाम्स देते हैं। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। एट सम पॉइंट मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था पोस्ट FSC, बट ऑब्वियसली आई वाज़न्ट कॉम्पिटेंट इनफ। मैं इसको बड़ा ब्लेटेंटली और बड़ा खुल के मानता हूँ कि येस, जो डॉक्टर बनने की जितनी मेहनत चाहिए थी मैं शायद उतना काबिल इंसान नहीं बन सका। लिहाजा मैं खुद से अंडरस्टैंड करता हूँ कि डॉक्टरी या MBBS, BDS और फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगती है। लेकिन एट द सेम टाइम इस कमिटमेंट के साथ जहां हमारे सिस्टम को, UHS को, PMDC को, बाकी तमाम इदारों को, हमारे यंग स्टूडेंट्स को जो डॉक्टर बन रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तानी डॉक्टर तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इतने ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं हमारे, जहाँ उनको फैसिलिटेट करना चाहिए वहीं पर उनको ड्रैग डाउन किया जाता है। आए दिन कोई पॉलिसी इस तरह की जारी कर दी जाती है कि जिससे डॉक्टर्स की, यंग डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो बनने जा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। इस शो के अंदर एक मुद्दा है, वो आपके सामने रखते हैं और अरबाब इख्तियार से इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स जो है उनके मसाइल को कम किया जाए। कहानी कुछ इस तरह है कि जनाब PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने इख्तियार दिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि आप अपने दाखिले, जो स्टूडेंट्स के हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप उनको खुद से इंडक्ट करेंगे, वो दाखिले आप खुद से करेंगे। तो ये इजाज़त PMDC ने दे दी और यही रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पूरे मेडिकल कॉलेजेस को देखती है, चेक एंड बैलेंस रखती है पाकिस्तान के अंदर। होता क्या है, इस पॉलिसी के इजरा के बाद UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जागती है। मोहसिन नकवी साहब जो हमारे केयर टेकर सेटअप हैं, उनके साथ बैठकर एक पॉलिसी वज़ा कर दी जाती है कि UHS जिस तरह सरकारी अस्पताल, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिस तरह उनके एडमिशन्स का एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या बंदा के आरनी, देखिए यहाँ पर कितना ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि UHS जो सरकारी अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका निज़ाम तो अच्छे तरीके से चला नहीं पा रही। कभी किसी की डेट शीट लेट हो जाती है, कभी रिजल्ट लेट हो जाता है, और वही चाहती है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी दे दी जाए। ये इशू क्या है, मुद्दा क्या है, इस पर स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? यहीं पर पामी ने एक ख़त भी लिखा है वज़ीर आला पंजाब को कि जनाब कम से कम आप इसका स्टेक होल्डर मत बनिए, आप तो केयर टेकर सेटअप है, आप पॉलिसी वज़ा नहीं कर सकते, हम सिर्फ PMDC की बात मानेंगे। UHS के पास अथॉरिटी नहीं है कि हमें डिक्टेट कर सके। मुद्दा क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मियाँ नवीद साहब मौजूद हैं, हमारे लाहौर रन के ब्यूरो चीफ हैं, और हेल्थ पे मुझे लगता है कि पंजाब के, क्या पाकिस्तान के जो बहुत कम रिपोर्टर जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, मियाँ नवीद साहब इज़ वन ऑफ देम कि जिनकी हेल्थ बीट के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है। हसन बलोच साहब हैं, ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और PMSUP के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ बेटे में जनाब फुरकान मेहदी साहब मेडिकल के स्टूडेंट हैं और ये भी इसी प्रोसेस में से सारे गुजरे हुए हैं, सो ये हमें अपने प्रॉब्लम भी बता सकते हैं कि इनको सारी कॉम्प्लिकेशन और इश्यूज़ क्या क्या है। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, ये क्या इशू चल रहा है पामी का और PMDC और UHS? एक बार फिर से दो के PMDC ने डिक्लेयर कर दिया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना दाखिला। असल में राज साहब, ये जो सेंटर रिडक्शन पॉलिसी फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये बुनियादी तौर पर पिछले दौरे हुकूमत में शुरू की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये इसको अखज़ किया गया था और ये लागू की गई थी कि यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एडमिशन करेगी, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई थी। उसकी वजह ये थी कि उसमें बेशुमार वजूहात हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि सीटें जो है ना वो खाली रह जाती थी। जितनी सीटें मुख्तस थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हवाले से, वो तकरीबन एक दफ़ा 230 और एक दफ़ा 118 से ये सीटें फिल नहीं हुई थी। और उसका नुकसान ना सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेज को हुआ था, बल्कि बहुत सारे जो ऐसे उम्मीदवार जो उस वक्त फिर उनका दाखिला ना हुआ, चूँकि सीटें दाखिला भी नहीं हुआ, सीटें भी खाली रह गई, फिर वो बाहर चले गए। तो ये एक वजह। दूसरा ये कि इस वक्त अच्छा, इसमें ये होता होगा कि अगर मैं लाहौर में बैठा हूँ, मेरा दिल है कि मैं लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में, बिल्कुल मुझे उठा कहता है कि आपने बहावलपुर जाना है। ये इसमें जो खवातीन ऐसी हैं जो अपने घर के अंदर उसने फीस देनी है और घर के अंदर शहर के पास अपने सिटी में पढ़ना है, तो उसके लिए भी बाउंड हो जाता है कि जिस तरह सरकारी है, सरकार के सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने फीस देनी है ना, तो वहाँ पर फिर बहावलपुर में लाहौर वाली जो डॉक्टर है वो बहावलपुर में जाकर जो खतून है वो पढ़ेगी। तो ये एक मामला। दूसरा ये कि इसमें अब रातों रात ये पॉलिसी, ये बुनियादी तौर पर सेंटर रिडक्शन पॉलिसी रातों रात बनाई गई है निगरान सेटअप में, हालांकि इनका इख्तियार नहीं है। इनका काम
काम तो इलेक्शन कराना है ना। इन्होंने महकमा सेहत के साथ मिलकर और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर एक निगरान कबीना ने ये एक पॉलिसी लागू कर दी बिल्कुल रातों रात, 2-4 दिन पहले कि आप जो एडमिशन करेंगे यूनिवर्सिटी, ये पॉलिसी ऑलरेडी जुलाई में पीएमडीसी दे चुकी है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है ना एमडी कैड के बाद ये इसके दाखिले खुद हर निजी मेडिकल कॉलेज अपना दाखिला करेगा और जो लिस्टें हैं मेरिट की बुनियाद पर वो काउंसिल को भेजी जाएंगी पीएमडीसी को, लेकिन पीएमडीसी करेगा। लेकिन इन्होंने फिर वो रातों रात, अब देखें ना कि इनका एक तो इख्तियार नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट का काम जो होता है उनको भी पता कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जो कि एक रेगुलर गवर्नमेंट का काम है। इससे तो मुझे लगता है कि किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट देने का प्लान है, ये रातों रात तैयार की गई है। और इसमें मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आपके साथ ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनके अपने मिसाइल है। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को नहीं चला सकती, और एक एग्जामिनेशन बॉडी है, तकरीबन अरसा 20 साल हो चुका है, ये अपना मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते। इनके ऊपर ये भी एक दबा है कि ये एग्जामिनेशन बॉडी है, यूनिवर्सिटी नहीं है, रिसर्च का काम नहीं है। यहाँ पर एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां बंद हैं, लेकिन यहाँ पर जनाब वो कहते हैं जी वो तो हमने करना ही है, ये भी हमें दे दें और हम बादशाह कायम रखें। वो नहीं कर सकते, हम ये करने की कोशिश करते हैं। ये भी वो नहीं कर सके, लेकिन ये करने की कोशिश करें। ऐसा ये बलोच साहब कैसे आप खैरियत से? बीइंग स्टूडेंट और यूएचएस की जो रिसेंट पॉलिसी है, पहले भी आई, फिर चेंज हुई और फिर दोबारा से अब लेके आ गए, क्योंकि फ्लॉप हो गई, चेंज कर दी गई और फिर दोबारा से वही फ्लॉप प्रोजेक्ट लेके आ गए। क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? देखिए, इस पॉलिसी का मैं खुद शिकार रहा हूँ। मतलब ये जो पहले गुज़श्ता दौर में लागू की गई थी इमरान खान के दौर में, मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ कि मुझे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, पहले मैं इस्लाम में पढ़ रहा था, फिर मुझे इंडिपेंडेंट डाला गया, फिर अजहर नाहिद डाला गया। इस तरह मुझे एक रिवॉल्विंग एक बॉल बना दिया गया कि मैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे से तीसरे कॉलेज, और मैं अपने जो पसंद का कॉलेज है उसमें नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे बाउंड कर दिया गया कि मैं उसी कॉलेज में जाऊँगा कि जिस कॉलेज में यूएचएस चाहेगा और मैं वहीं पढ़ूंगा। हालांकि मैं फीस हर कॉलेज को दूंगा और मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी दाखिला लूँ जाके। प्राइवेट का मतलब ही है ना कि अपनी फैसिलिटी भी देखें आप अपने। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जी पूरा साल आपको जो वो रोलिंग स्टोन बनाया है उसकी वजह से जो आपकी पढ़ाई जो है एजुकेशन मुतासिर होगी, बिल्कुल मुतासिर होती है कि आप पूरा साल एक कॉलेज दूसरे में तीसरे से चौथे के अंदर जब जाते हैं तो आपका साल गुजर चुका होता है। उससे जो आप जो पढ़ते हैं और जो आप जो स्टूडेंट जो एजुकेशन लेता है वो डिस्टर्ब हो जाती है टोटली, और उसकी वजह से ये होता है कि स्टूडेंट मजीद फेल होते हैं। 5 साल की डिग्री एमबीबीएस, इसमें आपने जाना है, आपके दोस्त बनेंगे, आपका ग्रुप बनेगा, आपको वहाँ की मैनेजमेंट से कुछ शनासाई होगी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट आगे चलता है। अगर आपको 6 महीने बाद करिए पैजन तो अपना बोरिया बिस्तर चुको, और तुम बावलपुर जा रहे हो, बावलपुर तो चुको, तो इस्लामाबाद जा रहे हो, ऑब्वियसली बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल मेंटली भी डिस्टर्ब होता है, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब होता है। फीस भी कितने कॉलेजों में जमा करवाई? हर कॉलेज में जमा कराई, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज में फीस जब ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें कुछ कॉलेजेस वापस देते हैं, कुछ नहीं देते। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, और ये इसमें मनी लॉस भी है उस स्टूडेंट का। मनी लॉस छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा, अच्छा खासा लाखों में मनी लॉस है। जाहिर आपके सामने फीस है जो प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे, एक तो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा इशू है कि आप मिसाल के मैं भावलपुर से हूँ, मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ, फिर कभी फैसलाबाद जा रहा हूँ, फिर कभी लाहौर आ रहा हूँ, फिर कभी किसी और कॉलेज में जा रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है, विशियस साइकिल स्टार्ट। आपने जब सारी मैनेजमेंट यूएचएस के पास थी, आप डायरेक्टली विक्टिम रहे हो? जी बिल्कुल। कोई चीज़ बेहतरी से हो भी रही थी एट दैट टाइम? नहीं, मैं मतलब चले मैं 8 लिस्टें लगाते हैं ये लोग, 8 लिस्टें लगाते हैं। हर लिस्ट में 2-3 लिस्टों के बाद बच्चों की प्रायोरिटी होती है, उसकी बेस पे ये लोग जो है बच्चों को अपग्रेड कर देते हैं दूसरे कॉलेज के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि आखिरी जब लिस्ट लगती है, क्योंकि पीएमडीसी की एक टाइम लिमिट है कि आप इस टाइम लिमिट तक दाखिले करेंगे, उसके बाद आप नहीं कर सकते। जब उस टाइम लिमिट गुजर जाती है तो वो बाकी सीटें जो है वो वेकेंट रह जाती हैं। फेयर एनफ। भाईजान कैसे हैं? भाईजान ठीक ठाक है? आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं? जी जी, इसी के थ्रू इंडक्शन हुई थी? अच्छा सिस्टम है, बुरा सिस्टम है? सर अच्छा सिस्टम तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि सर जैसे भाई ने बताया कि जब एडमिशन हो जाता है, बंदा एक कॉलेज में आ गया है, रिहाइश का मसला होता है, बंदा उधर आके रिहाइश लेता है, तो बाकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है बंदे की। लेकिन जब फिर वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू फिर अपग्रेड होता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर उसको सेटल होने में फिर मजीद टाइम लगता है, फिर वो महीना उधर रहे, उसके बाद फिर तीसरी लिस्ट लगे। रिलेशन की होती है? हाँ वही ना, वो पहला। हाँ जी, वो फिर बंदा चेंज होता रहता है, जैसे आगे जा रहा है वो पीछे। और इसका कोर्स का भी मसला होता है कि आपने उधर कुछ पढ़ा हुआ है, आगे जाएंगे आप वो पता नहीं कहाँ पहुंची हुई होगी, लैप्स आ जाएंगे। हाँ जी, वो काफ़ी स्टडी का भी काफ़ी इशू आता है इस हवाले से। और उसमें फीस का भी प्रॉब्लम है कि फिर वो ट्रांसफर फीस का सर, फीस वापस निकलवाना भी आधा बन जाता है बंदे के लिए, और उसमें भी चक्कर मारते रहो, उसके लिए फिर चक्कर पे चक्कर आप। अच्छा, एक से दूसरा कॉलेज चेंज होता क्यों है?
सर वो ना मेरिट होता है, क्या आपने उधर लिस्ट होती है, लिस्ट में आपने कॉलेजेस को प्रायोरिटी दी होती है उधर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं उस पर। अरे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मियां साहब से मजीद इसी जो सारा इसको कह लें मिसमैनेजमेंट करिए, कोई भी जो महज़ब लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसके ऊपर मजीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि ये सारा जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल है तो बज़ाहिर UHS है कि उन्हीं की मिली भगत से हो रहा है। UHS क्यों कर रहा है, वजूहात क्या है, अहदाफ क्या है, उस पर बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक। मियां साहब ये जिस तरह बता रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे, अब तो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, फाइनल ईयर में पहुंच गए हुए, एक कॉलेज में एडमिशन हो गया, वहां से उठा के दूसरे में, दूसरे तीसरे में, प्रॉब्लम क्या है पीछे, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस क्या है? असल में इसमें एक सबसे बड़ी वजह जो है वो अभी डिस्कस नहीं हुई प्रोग्राम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं, मेरिट में भी आते हैं, एडमिशन भी उनका हो जाता है, लेकिन उनके पास फीस नहीं होती, उसकी वजह से भी अपग्रेडेशन होती है सीट, क्योंकि जो पिछले वाला वो आगे चला जाता है। ठीक है। और उसमें फिर लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, अदालतों में जाते हैं कि जी हम फलाई रियासत में रहते हैं और हम फीस पे नहीं कर सकते, मेरिट पे आ गया तो मुझे पढ़ाएं। अब मुझे ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, हाँ पहले डिक्लेयर्ड है प्राइवेट सेक्टर, कैसे वो आपको पढ़ाएंगे? या तो फिर गवर्नमेंट उसको उसका वजीफा दे उस स्टूडेंट का, और गवर्नमेंट वो पे करे तो उनको वहाँ पे कंटिन्यू करवा दे। आज तक कोई रिट ऐसी है कि जिसने कहा भी बेशुमार ऐसी रिटें नहीं, कोई मंतकी इंजाम तक पहुंची कोई नहीं, इसमें लगी हुई हैं, अभी भी पेंडिंग है, लेकिन ये पॉलिसी जब ख़त्म हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि कोर्ट में यूनिवर्सिटी और इसका ये सारा वहाँ पे एक मुआहदा हुआ था कि जी आइंदा से सेंटर खुद ही करेंगे, पॉलिसी नहीं होगी, और फिर जो है बलोच साहब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं UHS को लेकर, इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं? मैंने सुना काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं डॉक्टर्स को। जी, वाइस चांसलर की तैनाती में सबसे बड़ा मसला है कि एक नाअहल इम्पोर्टेड आदमी को इन्होंने वाइस चांसलर एहसन वहीद राठौर साहब, जी एहसन वहीद राठौर साहब, उनकी बात कर रहा हूँ। असद असलम साहब पहले नंबर पे थे इंटरव्यू और जो इनकी पूरा एक मेरिट लिस्ट लगती है उसके मुताबिक, ये 7वें नंबर पे थे, इनके नंबर थे 63 हैं, इनके नंबर अपनी तैनाती चैलेंज है, मतलब वही डुबियस है। डॉक्टर असद असलम साहब का नंबर है 75। ओके, कितना मेजर गैप है कि एक 7वें नंबर वाले को आपने वाइस चांसलर इसलिए लगा दिया क्योंकि वो आपके सियासतदान के साथ ताल्लुकात हैं उसके। ओके ओके, इस वजह से सियासी पर्ची, सियासी पर्ची, सफारशी जब आप सफारशी लोगों को भर्ती करते हैं इस इंतहाई अहम ओहदों पे, और ख़ास तौर पे ऐसे ओहदों पे जिनका डायरेक्टली ताल्लुक है इंसानी सेहत के साथ, तो फिर ये खिलवाड़ होता है। क्योंकि आज तक जो वाइस सेहत की जो हालत है उससे समझ आ रही है ना, जो हालत है अभी बिल्कुल ऐसी आपके सामने हालात हैं। जो वाइस चांसलर साहब हैं ये आज तक किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं रहे, आज तक किसी इंतजामी ओहदे पर नहीं रहे, लेकिन UHS के VC आ गए, डायरेक्टली वाइस चांसलर लगा दिया इनको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का। ये देखें, ये अंधेर नगरी चौपट राज है कि एक सियासी ताल्लुक की बुनियाद पर उनको भर्ती कर दिया गया। अब हुआ ये है कि जब ये हुकूमत के जब ये आए हैं इसके अंदर इक़्तिदार के अंदर, अपनी जो इन्होंने इक़्तिदार बनाया हुआ है, नोगो एरिया बनाया हुआ है, ये नोगो एरिया बनाया हुआ है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं, हम स्टूडेंट बॉडी जो है, जब उनके पास जाते हैं अपने मसाइल को लेके, तो ये लोग कहते हैं कि हम आपसे मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। स्टूडेंट मसाइल आप तभी आप हल करेंगे जब आप उनके मसाइल को जानेंगे, सुनेंगे, उनसे बैठेंगे, बात करेंगे। स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग, हमसे बात करना नहीं गवारा करते वो लोग। अब हुआ ये है कि वाइस चांसलर साहब ने जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला, इक़्तिदार कहूँगा इनको मैं, इक़्तिदार संभाला है, तब से रिजल्ट 6 महीने बाद आते हैं। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट 6 महीने बाद आता है, 2 दिन पहले परफॉर्मेंस है वे, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ देंगे? तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 2 दिन पहले सप्ली का रिजल्ट आया और 2 महीने बाद अगले साल के पेपर होने वाले हैं। वेरी गुड, मतलब 8-10 महीने लेट हो गए, 8-10 महीने इन्होंने सब पहले एनुअल के 6 महीने रिजल्ट डिले किया, फिर 4 महीने डिले किया रिजल्ट जो सप्ली का। क्या मेक श्योर करते हैं कि ऐसी बड़े गौर नाल बंदे पास करने ने या इन्ने कॉम्पिटेंट ने कि बार-बार चेक करते हैं? ये तब से हुआ है कि जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला। कई प्रोफेसर साहब खुद तो नहीं सारे एग्जाम चेक करते कि मतलब कल्ला बंदा एक भी लगा है, बता दिए ना टाइम कि मियां साहब, इसका मतलब ये कल्ला बंदा बेचारा लगा है बस हो गया। अच्छा, रीचेकिंग के लिए बच्चा अप्लाई करता है, जी मेरा पेपर गलत हुआ है एनुअल में, मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है। अब उसकी रीचेकिंग की डेट इतनी ज़्यादा डेट डिले हो जाती है कि उसका सप्ली का एग्जाम भी हो जाता है। आप यहाँ से लगाएं कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो और ये सारी जो UHS ने तरक्की की है, ये एहसन राठौर साहब के दौरे इक़्तिदार में की है। वो इसको कहते हैं कि मैंने अपहोल्ड किया है इस इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को, और हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ें आज मेडिकल कॉलेज के और उससे पूछेंगे एहसन वहीद राठौर साहब ने क्या तबाही लाई है। अब इन्होंने क्या किया है, 2 नई पॉलिसीज लेके आए हैं। इंटरनल एग्जामिनर को ख़त्म कर दिया है। जी हमारा जो कॉलेज का अंदरूनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो इम्तिहान में बैठा ही नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा, और क्या होगा,
आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है पहले आपके कॉलेज के अंदर होते थे, अब ये होगा कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी और शहर में जाएंगे, और वो सारा कुछ यूएचएस प्रोवाइड कर रहा है आपको, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ वो दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं और ना अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट है। खास तौर पे ख्वातीन के लिए मसला है कि आज उनकी ऑस्पी है, कल उनका वाइवा है, आज वो पहले भावलपुर से मुल्तान जाएंगी, ऑस्पी दे के फिर वापस भावलपुर आएंगी। डॉक्टर साहब का कोई प्राइवेट जेट है अपना कि वो खुद तो इतना सफर कर सकते हैं, समझते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट भी कर लेंगे। लेकिन वो यही जो रोलिंग स्टोन है ये वो अब बच्चों को बनाना चाहते हैं। जो अभी जो बच्चे इंडक्ट होंगे प्राइवेट में, उनका भी यही होगा कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे शहर से तीसरे शहर में जा रहे हैं। अभी इन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए जी, क्या हमने मॉड्यूलर सिस्टम लेके आना, इंपोर्ट किया सिस्टम, एक मॉड्यूलर ले आए। अब मॉड्यूलर ले आए, अब जो एनुअल के बच्चे थे उनका इन्होंने कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि वो बच्चे उन्होंने एनुअल दिया, सप्ली दी, 400 बच्चे फेल हो गए। अब मुझे बताया कि अब जो क्लासेस हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट कॉलेज में वो मॉड्यूलर के तहत हो रही हैं। अब वो बच्चे एनुअल के तहत फेल हुए थे, उनका सिलेबस डिफरेंट है, उनका सिलेबस टेक्निकल बात है। अब वो 400 लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान है कि हम किसके साथ बैठ के पढ़ें, किधर जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, और हमारा एग्जाम किसके तहत होगा। अब ये लगा लें कि इतनी बेकार पॉलिसीज ये बनाते हैं और बगैर सोचे समझे, बगैर की स्टेक होल्डर को बिठाए, वन मैन शो है। आपकी बात सुनते नहीं है जब आप जाते हैं। वो कह रहे हैं ना कि वो तो बात करना पसंद ही नहीं करते, मिलना ही पसंद नहीं करते। मैं आपसे क्यों मिलूं? और कहना पाए ना सी डॉक्टर, तुसी भी डॉक्टर बन गए, सी भी डॉक्टर हां बे जो सड़ की जाए तो कहते हैं मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे कॉल ही ना करो यार। बड़ा कोई शरीफ आदमी है, मैं तो क्या टीवी पे बैठे बंदा क्या कह सकता है, बड़े भी है सब शरीफ आदमी, इतनी एरोगेंस। आपका काम ही ये है बच्चों को फैसिलिटेट करना, आप भाई यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हो। लेकिन इन बेचारों को नहीं मिलते, लेकिन वीसी साहब जो है वो यंग डॉक्टर्स हों या पीएमए हो तो उनको मिल लेते हैं, उनको मिल लेते हैं, पता है ना। वो तुनका मार लेंगे ना, स्ट्राइक हो जाएंगे सारे। स्ट्राइक सप्ली का रिजल्ट अब आया, हाँ सप्ली का रिजल्ट अब आया, 2 महीने बाद एग्जाम रख दिया। मुझे पता है बच्चे तैयारी करके कैसे देंगे, दिसंबर में एग्जाम रखती है बच्चों। आपने मिनिस्टर साहब से बात नहीं की? मिनिस्टर साहब देखें, अब हम उनको कॉल करते हैं, वो कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी यूएचएस खुद एक रेगुलेटरी बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, हम कुछ नहीं। रेगुलेटरी पीएमडीसी है, रेगुलेटरी बॉडी तो पीएमडीसी है। वो कहते हैं जी यूएचएस जो है वो एग्जामिनेशन डील करता है। मिनिस्टर साहब भी इसमें कहीं इन्वॉल्व, ऑब्वियसली केयरटेकर सेटअप के। मिनिस्टर साहब का समझ से बाला था राजी कि वो पहले तो मैं भी एक इजलास में था, पामी के साथ जब मुलाकात हुई थी इस पॉलिसी के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि ये तो यूएचएस का इख्तियार नहीं है और ना कबीना भी नहीं कर सकती, अगर कर भी देगी तो अमल दरामद नहीं होगा। ठीक है, ये तो रेगुलेटरी बॉडी पीएमडीसी है। ठीक है, तो उसके बावजूद फिर हुआ भी है ये पंजाबी में कहना धक्का कर दे, पॉलिसी भी आ गई रातों रात, उन्होंने बना भी दिता, लागू भी करता, इश्तिहार भी देने लगे, दाखिले भी। पहले हम स्टूडेंट अब क्या करेंगे जो जिन्होंने अप्लाई करना है, वो पीएमडीसी के पोर्टल के जरिए जो पॉलिसी है अपने कॉलेज की पोर्टल उसमें अप्लाई करेंगे या यूएचएस वाले। तो ये कंफ्यूजन का शिकार रहेगा, पैदा हो कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। और अब इस शो के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने अन्य कॉन्टैक्ट करना है कि भाई मैं बताओ जाना किधर है। लोग मजीद कंफ्यूज होते हैं आप किस तरह की रोज बदलती पॉलिसी से कि भाई हमने डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में जाना है या हमने यूएचएस के पास जाना है कि भैया दाखिला दो। आप तब्दीली देख लें यहाँ से कि जब से इन्होंने 1 साल का इक़्तिदार संभाला है, ये 6 कंट्रोलर चेंज कर चुके हैं, 6 कंट्रोलर एग्जामिनेशन इनके 1 साल दौर के अंदर तब्दीलियाँ, और ये रिकॉर्ड उनका ही है। क्यों? जब आप किसी एग्जामिनेशन कंट्रोलर को लगाते हैं तो आप उसको डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर जाहिर है। इससे पहले डॉक्टर साहब कहाँ पे थे? मतलब मैं बैकग्राउंड समझना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पीरियड्स के एचओडी थे डॉक्टर साहब। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल में तकरीबन 11-12 साल ये तैनात रहे, एमडी मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल में। कैलिबर वाइज, पोटेंशियल वाइज इस काबिल थे कि यहाँ पे लगा दिया जाता। इनका एक्सपीरियंस जिस तरह डॉक्टर हसन बलोच ने कहा कि इनका बतौर प्रिंसिपल कोई नहीं टीचिंग और उसमें किसी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर तो नहीं रहे, लेकिन मेडिकल डायरेक्टर जस्ट लाइक आप ये कह लें कि किसी अस्पताल का एमएस जो होता है वो है, ये वहाँ पर प्रिंसिपल किसी कॉलेज के नहीं रहे। और पीएचडी इनकी है या नहीं ये शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, वही नहीं है मियां साहब। तो फिर आगे चलने की एक्सपीरियंस ही नहीं है। सबसे पहले से तकरीबन 6-7 कैंडिडेट ऊपर थे जब इनकी तैनाती हुई है, उस वक्त जो है वो मेरिट वैसे तैनातियाँ जहाँ सुपरसीड होती हैं उसके नतायज कोई अच्छे नहीं होते। जहाँ तैनातियाँ सुपरसीड होती हैं, पाकिस्तान की तारीख है वैसे। देखिए इनका स्टूडेंट रिलेशन है ही नहीं सिरे से, इनका कोई देखें एमडी रहे या हॉस्पिटल को डील करते रहे, इनका स्टूडेंट से रिलेशन नहीं है, इसलिए अभी तक रिलेशन कायम ही नहीं कर पा रहे हमसे। इसी वजह से तो कोई प्रोग्रेस भी नहीं है ना, इस वजह से बेहतरी की बजाय चीज़ें मजीद खराब हो रही है ना। दूसरा यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात बताता हूँ कि जो इनका असल काम है यूनिवर्सिटी का रिसर्च का, जिसमें एमफिल और पीएचडी की डिग्री बंद हो चुकी है 1 साल से, दाखिले नहीं किए, जो असल काम था। और ये एहसन वहीद राठौर साहब के दौर में हुआ है कि आपने जो एमफिल और पीएचडी यहाँ पर हो रहे थे वो डिग्री ही बंद कर दिया आपने, वो आप दाखिले ही नहीं कर। पैनल जरा कोशिश करें, अगर एहसन साहब फोन पे तशरीफ ले आए तो
हम थोड़ा सा उनका भी मौक़िफ़ जाने, ज़रा कोशिश कीजिएगा उनको। फुरकान मेहदी साहब, आप इन तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं इनसे मुत्तफ़िक हैं? सर मुत्तफ़िक, फिर भी सिस्टम से फाइट बैक कर रहे हैं, फिर तो आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट फिर तो आप सिस्टम से फाइट बैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, ये सारे जो मसाइल हैं स्टूडेंट्स को, तो कैसे इसको हम वो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं? जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन कि हम आपकी आवाज़ बनने बैठे। जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है इन चीज़ों को? बस इसकी गवर्नर साहब हैं हमारे, इन्होंने लगाया है, अब हम उनसे कहेंगे जी खुदारा इनको हटा दें, कोई अच्छा बंदा लगा दें, कोई अहल बंदा लगा दें। वही गवर्नर साहब हैं, नून लीग। गवर्नर साहब आगे से मैं उनको कहूँगा गवर्नर साहब, आप गवर्नर साहब हैं, आप नून लीग के। नहीं, मुझे लगा दे, मैं उनको मशवरा दे दूंगा। पहले वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी में, जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप एडमिशन ले रहे हो, इस पॉलिसी के तहत आपने पढ़ना है 5 साल। अब एक स्टूडेंट एनुअल सिस्टम के थ्रू आके ले रहा है एडमिशन, और उसको अगर सप्ली आ गई है तो वो पिछले सेमेस्टर पे वापस जो जाएगा, दोबारा जो करेगा फर्स्ट ईयर, तो वो फिर एनुअल सिस्टम के थ्रू करेगा। तो इनको इतना भी नहीं पता कि एक बंदे ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आपने जो है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है, आपने चैलेंज क्यों नहीं किया स्टूडेंट्स ने इसको? नहीं, हम बिल्कुल इसको करेंगे इंशाल्लाह, हम तो चैलेंज कर हम सकते थे ना। बिल्कुल हाई कोर्ट्स में हम पिटीशन इस बारे से फाइल कर रहे हैं कि जो बच्चे मॉड्यूलर सिस्टम के तहत। मियां साहब आपके साथ है, आपको जरूरत क्या? और मियां साहब हमारे साथ बहुत देखिए जी, हम तो हमेशा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हो या डॉक्टर्स हो, उसकी आवाज़ उठाते हैं, कोई भी हमारा फ्यूचर है मियां साहब ये। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मैं यही कहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को कि इनके कम से कम जो मसाइल हैं, एहसन साहब आगे लाइन पे, अगर आगे तो अच्छी बात है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? जी मेहरबानी। सर, एक नई इंडक्शन अथॉरिटी ने आपने बना दी, उस पर आके इंडक्शन पॉलिसी नहीं बना दी यूएचएस ने। 2 पीएमडीसी हैज डिक्लेयर्ड कि जनाब तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो खुद से एडमिशंस करेंगे। और सेकेंडली सर, पंजाब गवर्नमेंट जो है ये तो केयर टेकर सेटअप है, क्या ये पॉलिसी आपके साथ मिलकर बना सकते थे? सर हमने तो बनाई नहीं है ना, ये हमारा मैंडेट है। ओके। ये जो होती है, ये जो एज पर एक्ट जो होता है, ये पीएमडीसी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। आप यूएचएस का कोई लेना देना नहीं इसके साथ? जी नहीं, यूएचएस का नहीं होता, ये गवर्नमेंट हमें नोटिफाई करती है एट एडमिटिंग पॉलिसी, जिसको भी यूनिवर्सिटी को हर सुबह अपना एक यूनिवर्सिटी को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। तो आपको नोटिफाई किया केयर टेकर गवर्नमेंट ने, मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट ने? नहीं सर, इसमें गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है ना, जो भी है उसमें ये तो रूटीन केस है ना, ये तो रूटीन मैटर्स है ना, और ये भी यही केयर टेकर ने तो रूटीन मैटर्स चलाने हैं। सर बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट रूटीन मैटर ना, कि व्हेन पीएमडीसी हैज सेड कैटेगोरिकली कि भाईजान तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशंस मेडिकल कॉलेजेस खुद से करेंगे, यूएचएस के थ्रू नहीं होंगे। नहीं ऐसे लिखा ही नहीं, लिखा हुआ जी सर। यूएचएस कहाँ लिखा है? यूएचएस के थ्रू नहीं होंगे, कहाँ लिखा हुआ है पीएमडीसी? देखिए उसमें जो है ना पीएमडीसी एक्ट है, जिसमें सुबह जो है वो अपनी एडमिशन पॉलिसी लेके आते हैं हर सुबह, केपी के और जितने हमारे सूबे हैं। तो इस तरह पंजाब गवर्नमेंट जो है अपना सुबह हर एक ने दी है, वो हर अपना सूबे के मुताबिक वो कर रहे हैं। और सर फिर यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, उनको इश्यूज बहुत आते हैं अपग्रेडेशन में। आप एक मेडिकल कॉलेजेस में भेजते हैं। देखिए मेरे ये तो क्या इशू है और क्या नहीं है, ये तो देखें हर जगह हर एक है ना, इसमें तो एक पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक अभी हम करेंगे जो आएंगे, और नेचुरली हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ बैठेंगे, उनको साथ डिस्कस होंगी, सब चीजें उनकी एक कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक बनेंगे ना। एंड ऑफ द डे ये दिस इज द for the betterment of the student and the parents of the medical student. I have students sitting in my studio. They not agree to this policy, sir. They have faced a lot of problems in the past. मैंने तो कहना है इनके साथ बैठेंगे। बेसिकली ये तो डॉक्टर साहब ये तो कह रहे हैं कि टाइम नहीं देते, और राठौर साहब ने नो गो एरिया बना दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को। हम अपने इश्यूज लेकर जाते हैं, वो कहते हैं जी ना मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन आप करें, और ना ही जो मेरे दफ्तर में आए। ये बैठे हुए मेरे साथ प्रोग्राम में लाइव में, और इनका ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक ग्रीवियंस है उनका, ग्रीवियंस है। तो इसको कैसे आप फुलफिल? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव तौर पर लिया जाता है। यूनिवर्सिटी फील वेरी प्राउड that we have started a one window operation, और that is एक बड़ी रीजनेबल अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए, इज्जत के लिए एक जगह बनी है। आप आके विजिट करें, उसमें आधा घंटा रोज मैं खुद बैठता हूँ पब्लिक के लिए, और ये जितनी बातें हैं किसी के कहने से नहीं कुछ होता। आप आए और आके देख लें। इट इज रेवोल्यूशनलाइज द सिस्टम के एक विंडो में जगह पे बैठ के सबके सारे मसले होते हैं, और 24 जब सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक
2 फैकल्टी मेंबर्स उनको फैसिलिटेट करने के लिए। सर अभी यूएचएस के अंदर पीएचडी स्कॉलर्स के क्या स्ट्रेंथ है, कितने नंबर रिसर्च फेलोज की कितनी स्ट्रेंथ है? ये तो मैं आप इस वक्त आप मेरा इंटरव्यू जबानी को में बीपर उन्होंने की मांगा था मुझे इस वक्त। सर मैं बता देता हूँ 0। मैं बता ऐसी बात नहीं, लेकिन सर ये इन चीजों के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये वी आर हेयर फॉर दिस थिंग। आपने इस पॉलिसी मुझसे मुझसे पूछा, मैंने अपनी कमेंट दी थी। बट सर दैट इज रिलेटेड टू यू ना, ये भी इंफॉर्मेशन भी तो आपके रिलेटेड है ना। नहीं सर ये तो है, लेकिन मुझे आप आएंगे तो बात करेंगे। मैं इस वक्त बैठ के सर पीपल आर वाचिंग यू ऑन द टेलीविजन, स्टूडेंट्स आर वाचिंग यू ऑन टेलीविजन। के लिए कह रहा हूँ ना, मैं वाचिंग के लिए कह रहा हूँ ना कि आपने मुझे कहा है कि जी मुझे ये एडमिशन पॉलिसी के मतलब क्लैरिटी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये, चले मैं प्रॉब्लम भी गोशगुजार कर देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की जॉब थी, रिसर्च, एमफिल, पीएचडी, यूएचएस वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। आपके सप्ली के रिजल्ट्स जो है जो 6-6 महीने बाद आते हैं, एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि हम आप वन साइडेड बता रहे हैं जस्ट टू ब्लैकमेल थिंग्स, और आई एम सॉरी। ब्लैकमेल थिंग्स? सर व्हाई वुड आई ब्लैकमेल यू? Why am I to blackmail you? Why would I do that? नहीं बट why you how you आप ये किस तरह मुझे कह सकते हैं कि Sir, I have students sitting in my studio. They just told me I have students जिनका रिजल्ट अभी 6-8 महीने बाद आ रहा है सर। आप मुझे बता देना, गिव मी है, और आप इस वक्त आ जाएं 8 महीने का जिसका रिजल्ट पढ़ना है। Yet again sir, why would I blackmail you on television? People are watching you. नहीं तो आप है ही नहीं, ऐसा कोई केस ही नहीं है ना, मुझे बताएं ना कौन सा केस। अब ऑन रिकॉर्ड कहिए एक दफा, cause I'm gonna save this clip. ऑन रिकॉर्ड कहिए कि आपके रिजल्ट्स डिलेड नहीं है, आपके सभी के रिजल्ट्स डिलेड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहिए, देन I'll come and I'll see you। मैं कहूंगा सर ये देख लीजिए, सर ये देख लीजिए। कि कोई जो है 8 महीने से जो आप बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो 8 महीने में रिजल्ट्स लेट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जी। लेट रिजल्ट एक को डेट दी हो और उसके मुताबिक ना निकला हो, ऐसा कोई केस नहीं है। बलोच साहब जी हसन बलोच साहब, ये डेट देते ही नहीं है। ये तो एग्जाम अभी सप्ली का रिजल्ट 2 दिन पहले बीडीएस सप्ली का फाइनल का रिजल्ट आया है। हाँ। तो अगले साल के पेपर होने वाले हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, एनुअल के रिजल्ट 6-6 महीने लेट आए हैं। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी? सर जी मतलब नहीं, आप ये ना डिले का क्या मतलब होता है, उसमें फैक्टर जो है हम जो देते हैं 6 हफ्ते के बाद, आखिरी वाइवे के बाद यूजुअली रिजल्ट आउट हो जाता है। अगर उसमें कोई वजह से कोई एग्जामिनर नहीं आया या कोई नहीं आया, उसमें अगर कोई है तो यूनिवर्सिटी का रोल तो नहीं रह जाता ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विचार है। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 8-8 महीने डिले। सर जब 2 महीने में अगले रिजल्ट आ रहा है, वो अगले एग्जाम आ रहे हैं 2 महीने बाद, तो सर 8 महीने हो गए। नहीं हुआ सर, ऐसे नहीं हुआ, उसमें एनुअल निकला, उसमें नहीं हुआ ना। आप आके देखें ना, दीज आर नॉट द। अब मैं आसान हल बताता हूँ जी। आसान हल ये है कि इनसे आप रिकॉर्ड मंगवा लें कि इन्होंने कब कब रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कब कब उनके पेपर में, आपको पता लग जाएगा। आप आ जाएं, आप करवा लें। मैं तो इनसे रोजाना मिलने जाता हूँ, मैं तो इनसे मिलने जाता हूँ, ये मिल रही है मेरे से। प्रोफेसर साहब एहसन बलोच साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, ये मिलते नहीं है सर। सर मुझे ऐसा कोई, हर बंदा मुझे मिलता है और हर कोई मिलता है। मैं आप किसी के उसकी कन्वीनियंस पे मिलने को है, और मेरे पास मैं तो ओपन वहां बैठता हूं। जनाब कल का टाइम बताइए, कल एहसन बलोच साहब आ रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड से पूछता हूं, मैंने इनको कॉल किया, मैंने एहसन भाई साहब आपको कॉल मिलाई, मैंने कहा एहसन भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा था स्टूडेंट मसलों पे, ये कहते हैं आप मुझे कॉल ना करें, मैं आपकी कॉल बात नहीं सुनूंगा। नहीं तो नेचुरली मेरे पास मेरा जो है मतलब मैंने जो इसको भी कॉल करना है, मुझसे बात ही करना है ना, उसको मैंने आपके मोबाइल पे या सर मैं स्टूडेंट मसाइल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मसाइल तो लेके आपके पास आ नहीं रहा। बलोच साहब आप डॉक्टर साहब के कमरे में पर्सनली मिलने गए, तो आप प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर साहब के कमरे में पर्सनली मिलने गए? बिल्कुल मिलने गया, आपको नहीं मिले? नहीं मिलने दिया। नहीं मिले मुझे, तो मुझे बताएं कि इन्होंने कहा मुझे रिक्वेस्ट आई है, मुझे मिलने आते सब मिलते। सर आपके पीएस तो अंदर ही नहीं घुस रहे थे, आपके पास कैसे पहुंचेंगे? कल कह रहे हैं 10 बजे आप कल का टाइम दे दी इनको, कल की टाइम चले, टाइम दें डॉक्टर साहब, मिले इनको। आप भी आए और लाइव दिखाएं लोगों को। लाइव चल रहा है, अब लाइव तो चल रहा है, अभी भी जो आपकी बात हो रही है लाइव ही चल रही है। आप सब आए और लाइव दिखाएं। अच्छा सर एक बात, सर मैं एक बात करना चाहूंगा। सर आपकी तकरीरी पे सवाल उठ रहे हैं, सर आपकी तकरीरी पे सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर असद साहब पहले नंबर पे थे, आप 7वें नंबर पे थे, वो आप कैसे भर्ती हो गए? वो कहते हैं ये पर्सनल क्या होती है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा चीजें पर्सनल के ऊपर नहीं है सर। ये जो रिकॉर्ड का हिस्सा चीजें होती है वो पर्सनली हुआ करती है, वो प्रोफेशनल हुआ करती है। जो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है उसमें कुछ भी पर्सनल नहीं होता। एनीवेज जी, प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर साहब, वो खैर कल सुबह 10 बजे का आपको टाइम मिल गया, सुबह 10 बजे आप तशरीफ ले जाइए और फिर आप मेरे साथ चलिएगा। मुझे लगता है मुझे फिर दोबारा नहीं लाइव हम कैमरा देंगे जी, ये मुलाकात करके आपके अगर मसले हल होते हैं हमारी वजह से तो हमें खुशी हो। वहाँ के वहाँ है प्रोफेसर साहब, क्या ये अच्छा होता है कि आप इन इश्यूज को एड्रेस करते प्यार से, फ़ोन स्लैम करना, फ़ोन बंद करना सोल्यूशन नहीं होता। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो गुजरात का रुख करेंगे, वहाँ से एक खौफनाक सी स्टोरी पहले रिपोर्ट की थी, उसका आपको अपडेट देंगे।